हम क्या इंटरव्यू करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। मतलब टॉप 10 रैंक में मैंने 2-3 बच्चे थे उनके, फिर किसी की अच्छी रैंक थी। तो नॉर्मल इंटरव्यू में हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमसे पढ़ा हो कुछ भी। वो बच्चा इंटरव्यू के मेरे से 10 लाख अपफ्रंट मेरे से फ़ोन पे मांग रहा है। पहला, आप क्या काम करते हो, दूसरा आपका लाइफ पार्टनर कौन है। मेरे को लगता है ये 2 डिसीजन आपको स्वयं ओन करने चाहिए और इसमें साथ में फैमिली को और लेना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में कोई खास बंदे आए हुए हैं जिनका नाम है अमन धतरवाल। कैसे हो भाई? एकदम अच्छा हूँ और थैंक यू मुझे आज यहाँ आपने बीच में इनवाइट करने के लिए। और देखते हैं आज आप क्या खुराफाती सारे प्रश्न मुझसे पूछने वाले हो। भाई एक बात बताओ, बहुत कोशिश करी हमने ऑफ द कैमरा बैठ के आपके साथ थोड़ा खुल जाए। आप यूजुअली इतने शाय रहते हो या मतलब है सीन क्या है? या थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है या आपकी एक मस्ती वाली साइड है जो सिर्फ दोस्तों में निकल। नहीं भाई, बोल रहे थे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं मुझे जल्दी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, तो जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तब तो आपको एनर्जी के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करने, वरना वो सो जाएंगे। तो वहाँ तो एनर्जी रहती है। सेमिनार्स में भी आप अकॉर्डिंगली इंटरेक्ट करते हो। 1-to-1 पे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट बचपन से ही हूँ, तो मम्मी के ऊपर गया हूँ, हम दोनों ही बड़ा कम बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो बस वैसे से ही है। तो वैसे जब आप दोस्तों यारों के साथ मिलते हो, पार्टी वार्टी करते हो, तब एक तो होता है क्लोज सर्कल, जैसे स्कूल फ्रेंड्स हो गए। हाँ, जैसे कॉलेज में होते हैं ना जो आपके हॉस्टलर्स होते हैं फ्रेंड 2-3। अब उनके साथ तो आप 3-4 साल रहते हो, तो वो आप उधर तो आप पूरा ही खुल जाते हो। उधर तो आप मम्मी पापा से भी ज़्यादा उनके साथ खुल जाते हो। तो वहाँ तो नाम भी नहीं लिया जाता। हाँ, तो कुछ उधर तो आप उनको निकनेम्स आ जाते हैं और भाई रज्जो क्या कर रहा है, और सरनेम से बुलाते हैं। आपका क्या है निकनेम? मेरा दत्तो होता था या धतरवाल होता था। अच्छा। तो ऐसे वो बुलाते थे। तो वो तो एक फन टाइम है। मुझे लगता है कि कॉलेज में जो आप समय बिताते हो, वो कॉलेज के बाद भी आप चाहे अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, आप अपनी जॉब करना स्टार्ट कर दो, वो क्वालिटी टाइम नहीं आ पाता। तो अभी हम बच्चों से मिल के आ रहे थे, तो उधर भी यही बोल रहे थे, यार अपने बढ़िया अपना टाइम स्पेंड करो, पढ़ाई भी करो, पर अच्छी कुछ मेमोरीज बनाओ। इस फ़ोन के अंदर देखो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में कैसे हो। तो कल को अगर आप 40 साल के भी होते हो और आप अपना 18 साल का वर्जन देखते हो, यार 18 में मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, अब मैं क्या एकदम से ये बड़ा सा मोटा सा मैं डल फील कर रहा हूँ, देख मैं यही व्यक्ति था। तो आप खुद ही को देख के इंस्पायर हो सकते हो। हाँ। तो 4 साल में कुछ मेमोरीज बनाएं और फिर थोड़ा करियर भी बना लें तो ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं अमन भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को। मेरी अमन भाई से बात हो रही थी काफ़ी पहले, जब अनुभव दुबे भाई चाय सुट्टा बार वाले यहाँ आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम ना अमन के साथ पॉडकास्ट करो, बहुत जेन्युइन आदमी है। मैंने कहा भाई मैंने ना उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था, बट हो सकता है मैसेज मिस हो गया हो या कुछ हो गया हो। तो वो कहते हैं कि मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ। उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया, तो मैंने अमन भाई को व्हाट्सएप करा। तो क्या हुआ, अमन भाई का ना रिवर्ट नहीं आया बहुत टाइम तक। फिर अमन भाई का एक दिन मैसेज आया कि भाई मैं ना यार टाइप करके ना भूल गया सेंड करना, और तो आप अपना एड्रेस दो, मैं आपको कुछ भेजता हूँ, मतलब दिवाली गिफ्ट भेजना है। तो अमन भाई ने दिवाली गिफ्ट भेजा। हाँ भाई, वो इतना क्लासी मार्शल का स्पीकर। वैसे इतना अच्छा गिफ्ट हमें आज तक किसी ने दिया ही नहीं है ना। और ना हम जानते थे आपको, और ना मतलब एक इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। वो फर्स्ट टेक्स्ट था, और सेकंड टेक्स्ट ये था कि भाई अपना एड्रेस दो, मुझे कुछ भेजना है। तो मतलब भाई हम भी वो हो गए कि यार इतना स्वीट बंदा, इतना जेन्युइन आदमी। ये खूबी कहाँ से आई? मतलब हम में तो ये खूबी नहीं है। मतलब मेरे को लगता है त्योहार वो बहाने होते हैं जिन बहानों के माध्यम से आप कुछ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को ये चीज़ें कुछ और लोगों से सीखने को मिली। तो मैं दिवाली पे था, तो मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा सही कुछ अमेज़ॉन का वो होता है ना, वो एलेक्सा होता है, वो भेजा। तो वो हर दिवाली मेरे लिए कुछ ऐसा, मेरे को बड़े ऐसी स्पेशल से कुछ याद रहता है वो। मैंने कहा यार ये 1-2 ही दिवाली फेस्टिवल होते हैं, दिवाली हो गया या फिर होली हो गया जो आप मनाते हो। इंडिया में दिवाली हम ज़्यादा क्रेज़ होता है।
तो मैंने कहा कि यार इनके साथ जाके मिलना है। वैसे तो सोन पापड़ी आ रही होती है दिवालियों पे और डब्बे इधर से अच्छा, वो एक तरीके की रिश्वत भी हो सकती है, इनसे जाके मिलना है, ये मुझसे कुछ पूछेंगे। लेकिन मजाक से हटके बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से। और वो बुद्धा जी की मूर्ति हमारे मंदिर में लगी हुई है, और वो मार्शल हमारा दोस्त है, वो जब हमें चिल करना हो। हमारी हर महफिल में हमारे साथ होता है वो। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ यार, ये ना बहुत मीम्स भी बनते हैं और ये हमें भी रियलाइज होता है कि ये जो स्कूल की पढ़ाई थी, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फलाना ढिमकाना, जिसने अच्छे अच्छों की लुटिया डुबोई, ये आज तक किसी की भी काम नहीं आते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हो? अगर उसमें चेंजेस लाने पड़े तो क्या आप ऐसा लाओगे जो बचपन से बच्चों को ना सिखाया नहीं, मतलब बहुत बारी हम कहते हैं यार ये हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता था, है ना, और बहुत बारी ऐसा कहते हैं ये तो फालतू चीजें सिखा दी गई। तो आप किस नजरिए से देखते हो और आप क्या सिखाओगे? हाँ, आपकी तरफ से कि स्कूल में ये होता है, मैं इसको बदल के वो करना चाहूँ। या मेजरली हमें स्ट्रेस डीलिंग नहीं सिखाते स्कूल में, तो मतलब प्रेशर कैसे हैंडल करना है, क्या स्कूल में मेंटल हेल्थ के बारे में भी इतना नहीं बताते कुछ। वो वैसे आया भी अब है, ये सब दौर जो आया ये है। फैंसी टर्म्स ही अब इंट्रोड्यूस। और ये सारे स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज ही हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्कूल में एक टीचर का काम है ना, बस एक टीचर एक बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस दिला दे कि वो जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। वो होता है ना, टीचर एक बार एक आ जाता है और हमें कुछ टीचरों की बात याद रह जाती है कि यार हाँ ये बच्चा अपने लाइफ में कुछ करेगा। एक बार एक टीचर ऐसा कॉन्फिडेंस बोलते हैं और कुछ बार बच्चे पकड़ जाते हैं उस चीज़ को, फिर वो कहीं ना कहीं मन के अंदर रह जाती है। डाउन द लाइन 1 साल 5 साल 10 साल में वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। पर स्कूल टाइम पे बहुत कम होते हैं, मतलब हमारे हाँ भाई, बहुत रूड टीचर जो ऐसे बोलते थे कि तू कुछ कर लेगा। ये नहीं बोलते थे, ये बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, हाँ। तू मतलब तुम ऐसे ही घूमोगे हमारा ये वो, और तो पीटीएम में आने दो घर वालों को, और मतलब ऐसे डराते थे। मतलब कभी ऐसे मोटिवेशनल वाले टीचर्स नहीं मिले हमें तो, जो हम हालांकि हमारे काम भी ऐसे नहीं थे, पर उन्हें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, हाँ, काम तो थे ही नहीं, पर फिर अगर नहीं भी थे और फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो तो और डिमोटिवेट। भाई वैसे पता है विद टाइम चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। आजकल के टीचर्स ऐसे होंगे जैसे भाई कह रहे हैं। हमारे टाइम पे आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया भाई स्कूल में, क्योंकि आजकल तो आप हाथ भी नहीं उठा सकते बच्चों पे। बहुत चीजें बदल गई हैं। आजकल बच्चों के उसमें ज्यादा आ गई हैं फेवर में चीजें, कि अगर टीचर ने मार भी दिया तो भी वो मतलब कुछ कंप्लेन वगैरह या वो कर एज अ सकते हैं। ह्यूमन बीइंग है ना, हम हमेशा अप्रिशिएशन या अफर्मेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे एग्री हों, हमें अप्रिशिएट करें हम जो काम करते हैं। अब अगर एक बच्चा शैतानी कर रहा है, आप उसे बार बार बोलोगे कि भाई तू शैतानी कर रहा है, तो उसे जो अटेंशन और अप्रिशिएशन है वो मिल रहा है, ये मैं नीचे गिराऊंगा तो मेरे को लोग देखेंगे मेरी तरफ, तो उसका अगली बार भी वही करने। वहीं एक छोटा बच्चा होता है, उसे बचपन में वो 10 में से 10 लेके आता है मैथ्स में, और उसके माँ बाप बोल देते हैं अरे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा लेके आ रहे हो, देखो क्लैप क्लैप क्लैप। उसे लगता है अरे सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम कहता है अरे यार मेरे को लेकर आना है। तो आप देखोगे जो छोटी क्लासेस से अगर टॉप करता आया तो उस बच्चे की एक आदत सी हो जाती है, वो बिना कहे भी वो टॉप करना चाहता है। वहीं पे एक बच्चा है जो कि अगर 70 to 80 में है तो वो उसी में रहना, क्योंकि उसको वहीं पे अप्रिशिएट। तो वहाँ एक टीचर और पेरेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एज अ शेपर्ड, कि भाई आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो, उसको अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टोकोगे ना, जैसे महीने में एक डांट पड़ गई अच्छी सी, वो समझ में आ अब रोज़ ही डांट, वो फिर नॉर्मल पानी हो जाएगा, हाँ, फिर वो बच्चा क्या इम्यून हो जाएगा उससे। तो डांट भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि सुबह से शाम तक बच्चे को आप डांट ही मार रहे हो तो उसके लिए वो नॉर्मल हो गया। इनफैक्ट वो आपसे चीज़ें छुपाना स्टार्ट करेगा, वो अपना शेयर करेगा अपना कहीं और, जो कि शायद उसका बेस्ट हित ना चाहता हो। तो बस बाकी हर एक को है ना, जब आपके मन में कोई चीज़ आएगी तो ही आप वो काम करोगे। जैसे आपके मन में आएगा कि भाई हमें लोगों को, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो भाई गेस्ट्स आए, हम करें, एडिट करें, टीम पूरी लगी है, तो वो चीज़ होगी। अब आपके मम्मी पापा थोड़ा ना कह रहे हैं आपको ये काम करने के लिए, ना मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है। तो एट द एंड बच्चे को खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई किसी का धक्का मार के कोई काम नहीं करा सकता। सही बात है। और भाई आजकल ये एजुकेशन सेक्टर में जो बिजनेस इन्वॉल्व हो गया है, उस पे आपका क्या टेक? वो हमेशा से इन्वॉल्व था, अब बढ़ गया ना, मतलब जैसे भाई अगर हम आपकी ही बात करें तो आपने बिजनेस को देखकर थोड़ी ना इसमें आप आए थे, या फिर आपका सोल पर्पस था कि मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, एजुकेशन सस्ती करनी है? शुरुआत किया था तब तो पता भी नहीं था कि कुछ एजुकेशन में हम कर भी सकते हैं। मतलब अगर मैं आज से 2015 में वापस चला जाऊँ
और मुझे कोई बोले कि हम इतने बच्चे पढ़ा रहे होंगे, या मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब मैं तो ये सोच लूँगी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हों, वही बहुत बड़ा सपना होगा। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, तो लगा कि यार जो कुछ आता है 11th-12th में पढ़ा है उसी को पढ़ाते हैं, इस प्रकार से बोलना भी सीख जाएंगे और एक साथ में कॉलेज में कुछ होना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपने किसी को देखा था कि मतलब यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला? मेरे को यूट्यूब में कुछ कॉमेडी देखता था, जैद अली करके कुछ वो ब्लॉग्स हुआ करते थे कोई। उस टाइम एक रियल शिट भी था उस टाइम एक। नहीं मैं देखे आपके आपका, तो ये उस टाइम जब 2014 में कभी मम्मी का फ़ोन में देख लिया, फिर 15 में आया तो हमने सोचा ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहले 6-7 महीने उस टाइम अगर आपको याद हो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करना हो, मतलब आप पहले दिन से मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते थे, आपको कोई 4,000 या कुछ घंटे ऐसे नहीं होती थी। ऐसा था क्या? मुझे याद नहीं। हमारे टाइम पे शायद थे, आ गया था हमारे। कुछ तो आपने था। हमसे फिर पहले शुरू हमने 15 में शुरू किया था, आपने आई गेस पहले किया था फिर। 15 में स्टार्ट किया मैंने। हाँ हमारे फिर भी हमसे फिर आपको फीचर मिल गया, एजुकेशन सेक्टर में फीचर होगा। तो हमारा मैंने अपना एडसेंस जो है वो शुरुआत के 7-8 मतलब 6-7 महीने तो ऑन ही नहीं किया, क्योंकि कोई नीड ही नहीं थी। भाई आप जैद अली को देख के एजुकेशन क्यों करे? आप ये नहीं हो कि मुझे मैं कॉमेडी कर लूँ, मैं व्लॉग्स बना लूँ? नहीं देखो इतना तो था, उनको वो चीज़ आती थी, तो मेरे को 11th-12th पढ़ के हम आए थे, तो हमने कहा हमें जो आती है हम वो कर देते हैं। भाई 12th में कितना आए थे आपके? मेरे 95%। फिर तो सही घुसे। तू तो मत कर, तेरे भी इतनी आए थे साले। ये जो जिसके आई गए थे वही कर रहा है। अच्छी बात है यार। फिर थोड़ा पेरेंट्स को कन्विंस किया, वो भी काफ़ी टाइम लेते हैं। उनका था सपोर्ट पहले से? पहले काफ़ी झूठ बोल बोल के चीज़ें निकलवाई, क्योंकि देखो इंडियन पेरेंट है ना, वो डरते हैं थोड़े से, सारे पेरेंट्स से डरते होंगे। अब इंडियन पेरेंट्स को ना सिक्योरिटी चाहिए कि भाई जॉब कर लो, 1 महीने का बन जाए। बट भाई आपकी तो केस में स्टार्टिंग से ही आपके फेवर में नहीं रहा हो, क्योंकि आप तो पढ़ा भी रहे हो। मतलब जैसे हम लोग के लिए तो बहुत टफ रहा था, हम तो हरकतें करते थे वीडियो में, तू क्या कर रहा है ये ऑनलाइन। हाँ आप तो बेसिकली अच्छा काम कर रहे हो ना, एक पढ़ा रहे हो लोगों को, पर फिर भी घर वालों को ये तो रहता है कि क्या करेगा पढ़ा के, खुद पे ध्यान देगा। आपके लिए और भी डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उनके एक वो भी है कि यहाँ पे टीचिंग में तो पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ तो फिर मान गए थे आसानी से कि हाँ, मतलब मेरा मानना ये है कि देखो इंडियन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उन्होंने बचपन में हमें सुसु करते हुए देखा है, फिर गलतियाँ करते हुए देखा है, फिर कोई चीज़ स्टार्ट करके बीच में छोड़ते हुए देखा है। वो नहीं चाहते कि भाई आप अपने कॉलेज के अंदर अपनी मेन चीज़ छोड़ के इसमें, तो आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा उदाहरण अगर दूं, पेरेंट्स तो हमें ये भी कहते हैं कि भाई आप कॉलेज में किसी रिलेशनशिप में मत आओ, पर मैं ये कहता हूँ अगर आपका या तो कॉलेज इतना कम स्ट्रांग है कि आपको पता है प्लेसमेंट लगनी है, या फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तो लाइफ के 2 डिसीजन आपके स्वयं के होने चाहिए। पहला आप क्या काम करते हो, दूसरा आपका लाइफ पार्टनर कौन है। मेरे को लगता है ये 2 डिसीजन आपको स्वयं ओन करने चाहिए, और इसमें साथ में फैमिली को और लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंडिपेंडेंट लेके कर लिए, पूरे फैमिली को साथ में जोड़ के अगर आप करते हो तो एक अच्छी चीज़ है। जीवन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे अगर रेस्ट कर लेते हो तो आपके पास जो 16 घंटे बच गए हैं। हर व्यक्ति 18 साल का तो रहेगा नहीं, 25 साल की उम्र में उसे 8 से 10 घंटे काम करना ही करना है। तब वो 10 घंटे अगर एक काम कर रहा है, बचे हुए जो 6 घंटे हैं वो अपनी फैमिली के साथ है, तो या तो वो ऑफिस में या वो घर में है। तो ये 2 ही डिसीजन बचते हैं, और ये 2 उसके स्वयं के होने चाहिए। तो अगर उसमें कल को मॉडिफिकेशन भी होता है, जो कि होता है, मतलब ऐसे पार्टनर में नहीं, करियर में, तो वो सारे वो खुद ऑन पार्टनर भी हो ही जाता है मॉडिफिकेशन। लाइफ पार्टनर में आप मॉडिफिकेशन नहीं करते हो। शुरुआत में आप कॉलेज में होते हो तो हाँ होता है कॉलेज के अंदर कि भैया आप पहला अपना जब तो लोग देखते हैं कि कौन कितना सुंदर है, क्या अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, तो उस हिसाब पर आप फिर आपको समझ में आता है कि यार नहीं, मेरा घर परिवार भी है, कौन है जो घर परिवार के हिसाब से हम साथ चल सकते हैं, किस हमारे फाइनेंशियल गोल्स सेम हैं क्या, हमारे एस्पिरेशन सेम हैं क्या। ऐसा तो नहीं कि एक के अंदर ज़्यादा फायर है, एक ज़्यादा रेस्ट करना चाहता है, एक सेटल होना चाहता है, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। फिर आप दिमाग लगा के अपना एक लाइफ पार्टनर लाते हो। तो मेरे हिसाब से आज के दिन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़माना जा चुका है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते थे, एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति हाउस मेकर है। आज के दिन मेरे को लगता है कि दोनों को अर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के दिन सबको जोमेटो से ऑर्डर करना है, तो सबको अपनी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल भी। इंडिया के अंदर बहुत प्यारी चीज़ मुझे ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ है ना रहते हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब अगर आपके कल को बच्चे भी होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं जो उनको ध्यान हर जगह। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे इतना गाइड किया है, इतना गाइड किया, आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मेरे से रास्ते में कोई पूछ रहा था, भैया आप लो फील करते हो तो आपका गो टू पॉइंट क्या होता है,
मैं तो पापा के पास जाता हूँ। तो मैं स्कूल में तो बहुत डरता था, पापा के पास भूल जाओ, सपने में ही नहीं जाऊँ मैं, 2 नंबर कम आए तब भी नहीं जाए। कॉलेज में भी बहुत गैप होता था, पर मैंने देखा स्कूल के बाद कॉलेज में गैप कम हुआ और कॉलेज के बाद अब गैप हट गया एकदम। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तो वो पापा डांट वाली से पिटाई फेस के दोस्त बन जाते हैं। और भाई वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है, और आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं। मतलब जैसे आपने विद टाइम वो गैप कम कर दिया, हम लोगों ने मतलब, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल नहीं है इन चीज़ों में, पेरेंट्स के साथ बैठना। पूरी पृथ्वी पे 2 ही लोग हैं जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपके माँ बाप हैं। एब्सोल्युटली भाई जो सेल्फलेस रहकर तुम्हारी हेल्प करते हैं वो सिर्फ मॉम डैड ही हैं, और कोई नहीं है तुम्हारे साथ इस लाइफ में। मतलब उनको कभी बुरा नहीं लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया लाइफ में। मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर की भाई कोई डार्क साइड है जो आम जनता को नहीं पता चलती? जैसे कुछ मूवीज भी बनी है इस पे, या कुछ वेब सीरीज भी बनी है कि एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, कोई जाके किसी का एग्जाम दे रहा है, कोई टीचर करप्ट है, या ऐसे बड़े लेवल पे होते हैं जो आपको पता पुराने है? टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, पर जब से डिजिटलाइजेशन आया है तो हर साल चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं। मैं गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उसको ज़्यादा नियरली ऑब्जर्व नहीं करता, पर जेई नीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतना धांधली जो है एज सच की भाई वो नहीं है। बाकी हाँ, हमें बीच बीच में कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं कि भाई किसी फलाना स्टेट बोर्ड को ऐसे बच्चे ने टॉप कर दिया, फेक रिजल्ट्स आ गए, चीटिंग हो गई, उस तरह की कभी कभी न्यूज़ आ जाती हैं कि भाई बच्चा कुछ भी नहीं जानता और बोर्ड टॉप कर दिया। पर बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है इंडिया में कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट रह जा रहा है और कोई नॉन डिजर्विंग जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुल ना पढ़े और उसको IIT दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए। उस बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से ही वो वहाँ पे पहुँच रहा होगा। बाकी कोई उपवाद हो जाए, उपवाद होते हैं मतलब एक्सट्रीम एक्सेप्शन जिसके बारे में हमें ही नहीं पता, तो अलग बात है। और भाई जो ये जैसे कोटा में बड़ी बड़ी अकेडमीज है, या जो ये क्लेम करते हैं कि मेरे इतने स्टूडेंट्स गए हैं, इन्होंने क्रैक करा है, क्या उन पर्टिकुलर उसमें इतनी पावर है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स रिश्वत दे के या कुछ करके कि अपने बच्चे एडमिट करवा दिया, रिजल्ट्स वो फॉर्ज करा दिया, कुछ कर उनमें इतनी पावर होती है? देखो ये एक है डार्क साइड, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल पेरेंट होता है, उसे नहीं पता होता कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ऐसे में रिजल्ट्स ही एकमात्र बन जाता है कि यार रैंक 1 कहाँ पे है, रैंक 2 कहाँ है, रैंक 20 कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो रैंक्स होती हैं वो बॉट होती हैं, पर ये है कि एक रैंक है तो उसका पैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी छोटी सी बात है, एक बार हम क्या इंटरव्यू करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो मतलब टॉप 10 रैंक में मैंने 2-3 बच्चे थे उनके, फिर किसी की अच्छी रैंक थी। तो नॉर्मल इंटरव्यू में हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमसे पढ़ा हो कुछ भी, वो बच्चा इंटरव्यू के मेरे से 10 लाख अपफ्रंट मेरे से फ़ोन पे मांग रहा। मैंने कहा यार हम तो नहीं देते इस तरह के पैसे वगैरह, ऐसा करो आप इंटरव्यू छोड़ो, क्योंकि मैं आपको अपने अकेडमी का बच्चा बता ही नहीं रहा। भाई ये चीज़ भी हो रही है। तो ये 10 लाख छोटा अमाउंट है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपके काफ़ी आपको करोड़ में भी मिल सकता है। कि बस ये मतलब बेसिकली एंडोर्स कर दो कि तुम मेरे यहाँ से पढ़े हो, मेरी मार्केटिंग कर दो। होता क्या है कि कभी कभी हो जाता है कि भाई आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा, दूसरे का आपने टेस्ट सीरीज़ लिया, पर काफ़ी बार ऐसे रैंकर्स देखे गए हैं जिनके 7-8 कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन है। अब एक बच्चा 7-8 इंस्टीट्यूट से यूजुअली नहीं पढ़ता है, तो हाँ थोड़ा है ये, रैंक्स की हमेशा भागदौड़ रहती है। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट है उसको पता होता है कि यार अगले साल बच्चा रैंक देख के ही आएगा, तो रैंक्स होने ज़रूरी हैं, साम दाम दंड भेद वो आने चाहिए। और आपकी इसका मतलब ये नहीं है कि वो है? बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, वो बच्चे ने पूरी मेहनत करी है, पर वो बच्चा एक बार रैंक लाने के बाद एक बहुत बड़ी एसेट हो जाता है और वो उसको बड़ा संभाल तो के उसके रखना। मतलब पीछे बढ़ जाते हैं कि ऐसा भी हो हमारे- सकता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाया और कोई और ले जाए, या दोनों जगह वो रह जाए। बट भाई एक टाइम पे एक ही जगह तो वो कोचिंग लेगा, तो फिर ऐसा फिर वो नहीं हो जाता कि अगर एक ने बोला हमसे पढ़ा, उसने बोला हमसे पढ़ा। देखो जो ऑन ग्राउंड है उसको तो सब पता होता है कि मान लो कोई इंडस्ट्री का टीचर है कि यार ये बच्चा वहाँ का है पर वहाँ भी दिख रहा है, पर एक पेरेंट आ रहा है उसको नहीं पता होता। तो पेरेंट तो न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं या कहीं पोस्टर देख लेते न्यूज़पेपर हैं में या इतना नहीं सोचोगे, ब्रोशर देख लेते हैं, तो वहाँ पे फिर ये जो तो बहुत मेजर इशू है, ये तो भटक रहे हैं पेरेंट्स भी। मतलब ये सिर्फ इस नहीं, हर जगह होता है। तो यहाँ पे जितना बच्चा का पेरेंट अवेयर है, जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपको वो चीज़ एक्यूरेट मिलेगी। आपने फेस करी है प्रॉब्लम कभी कि कोई स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट की फ़ोटो कहीं और लग गई हो, या
कुछ देखो, हम ऐसा? तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो ज़रूर बच्चा कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहा हो सकता है, तो ऐसे में कोई नहीं है। मतलब आज मेन फाइट्स जो होती हैं वो ऊपर की जो रैंक्स हैं, ऊपर की टॉप 100 रैंक्स हो गई, टॉप 10 से भी वहाँ पे ज़्यादा कभी कभी होता है। इसमें कोई बच्चा ऑफेंड मत हो जाना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हैं, काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल इधर उधर किसी का नाम नहीं लेते। पर आपने कहा कि क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो हाँ। वही मेरा क्वेश्चन था, भाई ऑफेंड जब से मतलब आप लोगों ने ऑनलाइन शुरू करा है, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि 3-4 लाख के कोर्सेज 3-4 हज़ार में आप जा रहे हैं, तो बहुत मैसिव आपके पास बच्चे भी आप आ ही रहे हैं। तो आपका उस बारे में क्या टेक है? जो आप बता रहे थे कि यार लॉसेस भी हो रहे हैं, कुछ टीचर्स को जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जो लोकल टीचर्स होते हैं, उसमें वो लॉसेस झेल रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने पूछा था कि भाई आप अभी तो टीचर्स के लिए सब कुछ बूम आ गया होगा, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिया, तो आज से आप 8-10 साल पहले जाओगे तो हम क्या करते थे कि भाई हम अपने आस पड़ोस लोकल जो टीचर होता था उससे पढ़ाई कर लेते थे। स्कूल में नहीं समझ आया तो आपने 500 रुपये पर घंटे, 1000 रुपये पर घंटे के हिसाब से या महीने के आपने दे दिए। अब पहले आप कंपेयर नहीं कर पाते थे टीचर, स्कूल के टीचर को यहाँ से कंपेयर करोगे 1-on-1 में, ये तो ज़्यादा टेंशन में अच्छा लग। अब आपको एक यूट्यूब पे टीचर मिलता है जो कि आपको दिखता है यार ये तो मेरे स्कूल और दोनों से ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं मुझे, या फिर इनसे ज़्यादा समझ आ पा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारा बच्चा है जो कि अब इधर 1-on-1 कोचिंग में या फिर अपने साइड में नहीं जाके सीधा वहीं से पढ़ लेता है। तो अगर एक टीचर है जो अपना फुल क्वालिटी उस ए ग्रेड का नहीं दे पा रहा है, तो उनको ज़रूर थोड़ा नुकसान हुआ होगा। तो जहाँ पे एक टीचर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चे वहीं से पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो स्मॉल स्केल टीचर्स हैं उनको हो सकता है लॉस भी फेस करना हुआ। तो ये किसकी आप एक और डार्क साइड भी बोल सकते हो, पर बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब उसे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो ऐसे में टीचर्स जो एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं वो भी अब ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं, वो देखते हैं कि यार हम और पर्सनलाइज दे पाएँ, अटेंशन दे पाएँ। और ये आपने कॉस्ट कटिंग कैसे करी कि जैसे 3 लाख का कोर्स है और 4000 में हो रहा है, ये कॉस्ट कटिंग कैसे? ऑनलाइन आपको एक बहुत बड़ा वरदान देता है, वो की है स्केलेबिलिटी। अगर आपको ऑफलाइन में 1000 बच्चे पढ़ाने हैं तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ करनी पड़ती हैं, और आपको फिर अकॉर्डिंगली अगर और स्केल करना है तो और आपको बिल्डिंग चाहिए, स्पेस चाहिए, आप हर एक चीज़ में आपका ध्यान बढ़ता है। ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपने एक बार ऐप और वेबसाइट डेवलप कर लिया, आपने टीचर सिस्टम्स, आपने अपना मटेरियल सारा बना लिया, तो उसके बाद स्केल करना उतना इशू नहीं होता। तो वही एक चीज़ है कि हमने कहा कि यार इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप एक चीज़ को जो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यू जिसको कर रखा है उसको हम बहुत एक फ्रैक्शन में लेके आके स्केल कर दें, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं लोग, कॉलेज जाते हैं, वो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा कि सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग भी, कॉलेज भी, सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, ऐसा मतलब? और इनफैक्ट अब तो ये भी आ गया था, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी आ गए कि आप फॉरेन डिग्रीज यहाँ बैठे बैठे ले सकते हो, जॉब करते करते ले सकते हो। तो आपको क्या लग रहा है ऑनलाइन ये ज़्यादा काफ़ी boom कम हो करेगा? जाएगा मतलब अगर मैं 10 साल की बाद की बात करूँ? मेरे को लगता है 10 years डाउन द लाइन जो कॉलेज डिग्री है ना, फॉर जैसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बस बीटेक ले लिया या BCA ले लिया या BSc ले लिया, पर कहाँ से लिया, कौन से कॉलेज, वो आने वाले 10-15 साल में ना कंपनी को स्किल से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये शिफ्ट आने में टाइम लगेगा क्योंकि एक बहुत मेजर शिफ्ट है, और ये गुड शिफ्ट में भी तो ये गुड शिफ्ट है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो बीच में बच्चा 3 से 4 साल अपने लगा रहा होता है या उससे भी ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहा होता है, वो सेव करके वो सीधा अपना कंपनीज के पास जा सकता है कि वो 1 से 1.5 साल करीबन ट्रेन हो गया बजाय 4 साल लगाने के, और सीधा उसे कंपनी पिकअप कर पा रही है। हाँ, कॉलेज में उसे ये एक्सपोजर ज़रूर मिलता है कि लोगों से उसे मिलने का मौका मिलता है, बात करना सीखता है, खुलता है, इंटरेक्शन, एक्सपोजर। तो ये एक बेनिफिट है कॉलेज का जो मुझे दिखता है। बाकी आने वाले 10-15 साल के अंदर मेरे को लगता है कॉलेज का जो रोल है वो कम होगा, स्पेशली वो कॉलेजेस जो कि टॉप नहीं है। मतलब IITs रहेंगे, IIMs रहेंगे, पर अगर आप नीचे जाओगे Tier 3 में तो वहाँ पे काफ़ी सारे होंगे जहाँ पे बच्चे जाना पसंद नहीं करेंगे। और अपनी कक्षा कहाँ होगा 10 साल बाद? मेरे को तो ये 10 नहीं, मेरे को करीबन 50 करोड़ बच्चे पढ़ाने हैं अपनी कक्षा, अपना कॉलेज के माध्यम से आने वाले। ये अल्टीमेट गोल में है हाँ, ये आज नहीं पढ़ाने क्योंकि इतने तो बच्चे ही नहीं आज के दिन इंडिया में। गोल है। हाँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि जितना जीवन बचा हुआ है इसके अंदर मेरे को 50 करोड़ बच्चे हैं वो वहाँ तक पढ़ाने।
भाई आप 50 करोड़ बच्चे बिल्कुल पढ़ा लोगे जिस हिसाब से आपका मतलब ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक सेकंड के लिए कह सकते हो कि इतनी आबादी नहीं है पर। और कभी आपने प्लान करा है कि मैं YouTube से हट के ही अपने ही प्लेटफॉर्म पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगा, जैसे आपकी ऐप भी है या YouTube? मुझे लगता है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक वरदान की तरह काम किया है, क्योंकि अगर शायद ये नहीं होता तो हम कभी शायद टीचिंग में इतने सारे बच्चों तक हम कभी पहुंच भी नहीं पाते। जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि कैपिटल बर्न करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि आप देखना जिसको भी फंडिंग मिलेगी वो सबसे पहले अपना पैसा दे देता है जाके गूगल को, फेसबुक को, ठीक है, कि भाई ऐड चलाओ हमारे, और ऐड ही ऐड चलते हैं। तो हमें यूट्यूब पे क्या है कि हमने बच्चों को पढ़ा भी दिया, वो बच्चा जान भी गया, अब उसे वो टीचर्स पसंद आते हैं तो वो फिर उनसे अच्छे से पढ़ भी लेता है। तो मुझे लगता है ये साथ में ही सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। और अगर आप भी आज भी पूछोगे तो मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि भाई हमारा एक बच्चा है तो हम यूट्यूब पे कम ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं। और भाई आपकी लाइफ में आई एम श्योर बहुत सारे ना प्राउड मोमेंट्स भी आते हैं या बुरे मोमेंट्स भी आते हैं, तो मैं दोनों जानना चाहूँगा कि जब आपको दिल से कभी बुरा लगा हो यार किसी स्टूडेंट के लिए, या इसका मैं नहीं कर पाया, या किसी ने कुछ बहुत अच्छा करा हो, तो कुछ स्टोरी या कुछ किस्सा ऐसा है आपके पास? आज ही का बता देता हूँ। आज मेरे को एक बच्चा मिला जैसे, तो उसने सेमिनार के बीच में खड़ा होकर बोला कि मैं 18.5 साल का हूँ और मैं करीबन 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए पर महीना कमा लेता हूँ। वो कुछ ट्रेडिंग वगैरह करता है, साथ में अपना एक चैनल रन करता है। तो मैंने कहा वेरी गुड। वो पूछ रहा था किस हिसाब से स्केल कर पाऊँ। तो अच्छा लगता है कि यार 18-19 साल के बच्चे ऐसे करते हैं। अब ऐसे डे टू डे में किसी बच्चे की कभी रैंक अच्छी आ जाती है, कोई वैसे आउट परफॉर्म करता है। और बुरा मेरे को तब लगता है, जैसे वो भी मैं आज ही का केस बता सकता हूँ। मुझे सेमिनार में एक मदर मिली। अब उस मदर ने कहा कि मेरा बच्चा पबजी खेलता है। मैंने कहा पबजी अभी भी अवेलेबल है, वो तो बैन नहीं हो गया था। तो उन्होंने कहा पता नहीं वो कहाँ से कुछ ले आता है, तो कोई होगा कोई गेम, तो बच्चा खेलता रहता है। वो सिंगल मदर है। तो मम्मी परेशान थी कि मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है, ये सीरियस नहीं हो पा रहा है पढ़ाई को लेके, थोड़ा वायलेंट हो जाता है, कमरा बंद करके कमरे में गेम खेलता रहता है, कोचिंग भी नहीं जा रहा है, बाद में क्या होगा। और उसकी तो वहाँ पे थोड़ा आप सैड भी होते हो ऑन द स्पॉट। तो फिर उसकी मम्मी को थोड़ी देर बात करी कि इसको प्यार से आप समझाओ, गाइड करो, डांटो कम, और थोड़ा मम्मी का इमोशनल एंगल जो होता है ना उसको यूज़ करो, और इससे फ़ोन ले लो क्योंकि ये फ़ोन इसकी डिस्ट्रैक्शन है। तो मतलब आपको हर दिन ऐसे बहुत अच्छा और बहुत सैड दोनों मिलता है। तो और आप कैसे भाई अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो? आप कैसे इंजॉय करते हो? कैसे अपने आप को दोनों चीज़ों में बैलेंस रखते हो? हाँ, अमन धतरवाल खुश कब तो होता भाई है? हमेशा ही एक अच्छे, आपको कोई भी आएगा मोटिवेट करना, आपका काम है गाइड करना, चाहे आपको कैसा, आपका पर्सनली क्या माइंड स्टेट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगले वाले को एक सही रास्ता दिखाना है, मोटिवेट ही करना है। तो आप उसमें कैसे डील करते हो? खुद की मेंटल पीस के लिए या खुद के लिए क्या करते हो? इसमें आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला कि खुद के लिए क्या करते हो, दूसरा कि दूसरा आता है और आपका माइंडसेट ख़राब है तो आप कैसे। सेकंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बच्चा मेरे पास आता है तो उसके साथ बात करना, इंटरेक्ट करना मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आज का भी जैसे सेमिनार है तो वो 2.5-3 घंटे गया, तो हमें पता ही नहीं चला कब 2.5-3 घंटे हो गए। तो सेमिनार हमारा 101वां है। अब कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही कर लो, और इसके हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते, फ्री सेमिनार होते हैं, जाते हैं ले। ये अच्छा लगता है। मुझे लगता है जिस बच्चे से हम कैमरा पे बात कर रहे हैं, इस बहाने अब मैं उससे मिल पा रहा हूँ कि आज का 18 साल का बच्चा क्या सोचता है, 19 साल का क्या सोच रहा है, उसके क्या एस्पिरेशंस हैं। काफ़ी टॉपर बच्चे मिलते हैं जो परेशान हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। काफ़ी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो, एक बच्चे का मेरे को पर्ची पे लिख के गया, क्योंकि हर कोई बच्चा सेमिनार में डाउट नहीं लिख पाता, पता नहीं अभी भी, या तो उसने लिख रखा कि कुछ लोग कि भाई नहीं पर्ची चाहिए नहीं, उसने लिख के मेरे को दिया था, मैं देख रहा था कहाँ है। तो उसने कहा कि लोग बोलते हैं कि जीवन में आपको फेलियर मिलेगा तो आपको अंदर से हंगर आएगा कि अब मैं कुछ बढ़िया करूँ। मेरे को फेलियर मिला, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं क्या करूँ। तो ऐसा बच्चा भी आपको देखने को मिलता है। तो मेरे को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपने फेस किए होते हैं। और स्टूडेंट से हमेशा जब भी आप बात करो एनर्जी फील होती है, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा एनर्जी है। बट भाई ये कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि आप अगर बच्चे से बात कर रहे हो आपको वो अच्छा लग रहा है। हाँ। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम लोग भी कि आप अदरवाइज कैसे चिल करते हो, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग तब आप क्या कर रहे होते हो? मतलब ये मेरे को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ हो, आप चाहे सड़क पे चल रहे हो तो ऑब्जर्व कर लो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ऑब्जर्व करें कि ये व्यक्ति यही काम क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा,
ये वाला क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो मेरे को लगता है वो जो पर्सनल रिसर्च है, या फिर अगर मौका मिला तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लो जो आपसे 4-5 साल आगे हो या 40s 50s के अंदर हो, तो वो आपको काफ़ी सिखाते हैं। तो बुक भी हम पढ़ लेते हैं, पर अब उसका काफ़ी बार टाइम नहीं मिल पाता है। वो पहले होते थे, अब थोड़ी क्लासेस ज़्यादा होती हैं, बस यही होता है। फिर वो और कभी थक जाते हैं तो मेरे को ड्राइविंग पसंद है, तो मैं जाके अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और ड्राइव करके आ जाता हूँ काफ़ी देर। गाने वाने सुनते हो फुल पावर? हाँ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं। किसके गाने सुनते हो? मैं ऐसे गाने सुनते ही नहीं, आपने रैप भी तो किया हुआ है। पुराने गाने सुनते हो आप? रैप का भी तो शौक भाई है ये आप। मत बोल देना पुराने गाने सुनता हूँ यार, ये नहीं बिल्कुल। अब हम इनफैक्ट कल ही एक गाना बना रहे थे। गाने बनाते भी हो आप? हाँ, रैप का शौक है फुल ऑन भाई को। जैसे हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी लॉन्च होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा। तो अगर आप ऐसे टीचर नहीं होते तो सिंगर ही होते। नहीं वो अभी सुन लेंगे तो पता लग जाएगा। भाई प्ले करो। ये एक बच्चा जो होता है, जो 12th के बाद अपना कॉलेज के अंदर आता है, तो उसको है ना पता नहीं होता कि मैं सरकारी करूं, प्राइवेट करूं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, क्या करे। तो उसी की एक स्टोरी के लिए हिसाब से हमने फिर सैड सॉन्ग टाइप है थोड़ा। 18 की उम्र शुरू हुआ ये सफर, घर छोड़ पहली भैया आप बार गाड़ी खत्म, आपने नो गाया? लाइफ की खबर शुरू हुआ। नहीं, अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है, मैंने नहीं गाया अभी एक स्टूडेंट ने गाया, पर इसको अभी मैंने गा दिया है, वो अभी प्रोडक्शन में भाई चल करो, रहा प्ले करो है। ना, थोड़ा सा प्ले करो। 18 की उम्र शुरू हुआ ये सफर, घर छोड़ पहली बार बाहर रखा था कदम, नो लाइफ की खबर शुरू हुआ अब सफर, तैयार न कर रहा था हुआ उस पर सितम, माँ बाप की पहली दफा कमी जो नजर आई, साथ बीते सारे पलों की यादें भी साथ लाई, याद आई 2 साल पहले बजी थी शहनाई। वाओ भाई, ये तो बहुत प्रो लेवल लिखाई है यार, और बहुत और अच्छा। बीट भी बढ़िया डलवाई है। जिसने गाया है वो भी बहुत प्रो है। अब जैसे आप पूछ रहे थे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदले, अब ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो 11th क्लास के अंदर है जिसने लिरिक्स लिखे हैं। वाओ। तो मैं तो उसे कहता हूँ जब भी मुझे मिलता है कि यार आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, और इसको कॉलेज में भी आप इसको और एक बड़ा करके लेके जाना। तो इस तरह की चीज़ करते हैं। तो बीच में भाई मज़ा मेरे आता मन में रहता एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा वियर्ड है, अगर आप आंसर करोगे तो। हाँ मतलब मतलब जैसे इंजीनियर्स का ये कहा जाता है यूजुअली, IITians के लिए भी मेजरली, चलो नहीं IITians नहीं बोल रहे, इंजीनियर्स या कॉलेज के लड़के, गांजा फूके बिना पढ़ाई नहीं होती, गांजा फूक के ही क्लास में बैठते हैं वरना मोटिवेशन नहीं आती। नशा नशा चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स को, मतलब आधा दिल्ली पूरा दिल्ली फूक रहा है, ऐसा कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही चढ़ा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको कॉलेज में एलिमेंट्स तो मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, पर जैसे इस तरह के एक्सट्रीम पूरे ऐसा नहीं होता। मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो आपको 5 बच्चे मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, उनमें से 2 होंगे जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, बाकी जो हैं उन्होंने शायद कभी किया हो कभी ना किया हो। पर ऐसा कि हम मान लें कि सारे इंजीनियर्स हैं वो नशे में रहते हैं। स्मोकिंग है कुछ लोगों को, जब वो जॉब में जाते हैं तो कॉलेज तक कम होती है, जॉब में जाके कुछ लोगों को हो जाती हो। अल्कोहल की बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि वो एडिक्ट हैं, वो ऐसा है कि किसी ने ओकेजन्स पे कर ली, उस तरह के आपको मिल जाएंगे। भाई जो हम लोग सेम एज ग्रुप से हैं, है ना, आप हमसे 2 साल छोटे ही हो, पर हमारे टाइम की जो पढ़ाई थी और अब जो पढ़ रहे हैं लोग, उसमें आपने चेंज देखा है कुछ? बहुत ज़्यादा है। करिकुलम में भी या वे ऑफ टीचिंग में ही चेंज आया है? पढ़ाई वही है? वे ऑफ टीचिंग से ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि अब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि वो बच्चा जिसके पास पहले कम होते थे, इतना नहीं होता था पढ़ने को, अब उसके पास है तो पढ़ के जाता है। कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब अब बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं तो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से खींच रहे हैं। पहले होता ना गांव दिहाड़ी में या फिर Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में किसी के पास अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, पढ़ने वाला बच्चा है, अब है उसके पास। तो ऐसे में मैंने ये देखा है कि मुश्किल है हर साल के साथ। जैसे आज से आप 10-15 साल पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखते थे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का भी अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है क्योंकि रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं। तो वो हर चीज़ का एक प्रो और कॉन साइड है। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छी बात है, रिसोर्सेज अवेलेबल सबके लिए हैं। तो बेसिकली वही चीज़ हो गई जो हमने जिस पे स्टार्ट करा था कि एक तो डेंस पॉपुलेशन वैसे ही है, अब रिसोर्सेज भी सबके पास है, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया और इंटेंस हो गया चीज़ें। और ये कॉलेजेस वगैरह इन सब भी पता नहीं, मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया पिछले 4-5 साल में स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मतलब अटेंडेंस रूल्स बहुत ज़्यादा आ गए। जैसे हमारे टाइम में अगर 50% होता था तो अब 75%, कुछ कॉलेजेस में 90% है। भाई हमारे में भी 75% था मीटिंग में। तो
मुझे लगता है वहाँ पे एक बच्चे के पास अगर वो कुछ सोचे भी कि कुछ अलग उसे करना है तो उसके पास नहीं बड़ा कर कम पाएगा। टाइम बचता है, क्योंकि कॉलेज स्कूल असाइनमेंट ये सारा करते करते फिर उसके पास साइड हसल के लिए कम समय बचता है। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ 0% अटेंडेंस जैसे बिट्स पे लाने हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये खुला छोड़ दिया, आप जिसको पढ़ना है वो पढ़े रहा है आके। पर यहाँ पे इनका तर्क भी सही है कि काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस से मैं जाके पूछता हूँ कि भैया क्यों रखते हो आप अटेंडेंस, पूरा सही नहीं है, वो अपनी उनके एंगल से देखो तो सही लगता है थोड़ा सा। वो कहते हैं कि माँ बाप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं बच्चों को, अब हम जब अटेंडेंस नहीं रखते तो बच्चा आता ही नहीं, अब वो आ नहीं रहा, वो कहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो हमारी जवाबदेही बन जाती है। तो हम अपने पेरेंट्स को इनको बोल पाएँ कि देखो आपके बच्चे ने इतनी क्लास अटेंड करी है, वो पढ़ रहा है, तो इसलिए ज़बरदस्ती वो करते हैं जिससे बच्चा एटलीस्ट क्लास में है। तो वैसे जिसको पढ़ना होगा वो अपने आप जाएगा, अगर 0 अटेंडेंस तो वो एक तरह से ये हो गया कि दिखावे के लिए वो भी अपना ये अटेंडेंस बढ़ा रखा है कि पेरेंट्स को दिखा सकें, और बच्चा उस केस में ग्राइंड हो जाता है कि मन नहीं है तब भी वो बैठा है बस प्रेजेंट सर बोले। और भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना अच्छा नहीं है, बाहर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, सब कुछ आपको खुद करना है, यहाँ पे थ्योरी वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बाहर जाने के बहाने ढूंढ लेते हैं जो। तो आपको क्या लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा अगर वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करता है, और बाहर जो जाते हैं क्या वो ठीक करते हैं? वही बोलूँगा जो मैंने पहले बताया था, इंडियन जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनती है। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से बच्चा जो पढ़ के गया उसे यूएस के बच्चे तो लगे ये पढ़ के नहीं आए कि घर से होमवर्क करके नहीं। तो यहाँ का बच्चा जो है वो बहुत सॉलिड निकल के आता है। हाँ, वहाँ के कुछ लोग इसलिए ज़रूर जाते हैं कि भाई उधर का उन्हें पैकेज लुक्रेटिव लगता है या लाइफस्टाइल लुक्रेटिव लगती है, ऐसा कि भाई वहाँ पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, एमएस वगैरह करने, ये सारी चीज़ें। तो बच्चा जो है वो एमएस वगैरह तो बाहर से कर लेता है, पर जैसे जो 12वीं के बाद हमारा अंडर ग्रेजुएशन होता है वो आज भी मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं वो इंडिया से ही करने की कोशिश करते हैं अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो। हायर स्टडीज़ के लिए फिर भी वो बच्चा थोड़ा बाहर जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारा सिस्टम में हाँ कमियाँ वगैरह ज़रूर हैं, पर जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है ना वो बड़ा थोड़ा डीठ सा निकलता है यूँ एज़ कम्पेयर टू बाहर। हाँ, बाहर जाके फिर वो कमाल ही करता है। हाँ, इसलिए जॉब्स भी ज़्यादा ले जाते हैं इंडियंस ना बाहर। हाँ, देखो हमें नीड ज़्यादा है, जिसका पेट थोड़ा ज़्यादा भरा होता है ना उसमें थोड़ी कम होती है। हमारे यूँ है कि यार हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मारी है, फिर हमें भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो हमारी भूख ज़्यादा होती है, तो हम एफर्ट भी ज़्यादा डालते हैं। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्कूल से लेके कॉलेज से लेके आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है या ठीक है प्राइस कंपेयर करा जाए मेरे को तो लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है? स्कूल्स भी महंगे हो रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो स्कूल अपना, आप हरियाणा के पास भी देखोगे दिल्ली के बगल बहुत सारे नए स्कूल्स डेवलप हो गए जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एक स्कूल स्विमिंग पूल लाता है तो बगल वाले सारे स्कूल भी स्विमिंग पूल, घुड़सवारी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जा रहे भाई हैं। घुड़सवारी हमारे टाइम पे भी थी और बहुत महंगी हुआ। वो तो शादी की घोड़ी थी जो एक चक्कर, अबे एमिटी जैसे स्कूल्स में तो प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर उधर प्रॉपर हमारा तो शादी वाला एक चक्कर कटा देता था घोड़ी पे बिठा के। और उसको कितनी फीस थी भाई, बहुत। हाँ, खुद ही पकड़ के और कहता हो गई चलो। पर बहुत स्कूल्स में प्रॉपर 8-10 घोड़े हैं वो प्रॉपर तो ऐसे में फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूल्स के साथ एक चैलेंज वो फेस कर रहे हैं कि वो अपने आप को आज के दिन वो कैसे करें कि यार हमारी ज़रूरत है। जैसे कि बच्चा आज के दिन ऑनलाइन रिसोर्स मिल जाते हैं, एक स्कूल का बच्चा है 8, 9, 10th क्लास का, उसको आर.डी. शर्मा का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो जाके सर्च करता है, उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे में स्कूल अपने आप को इंपॉर्टेंट कैसे बताएगी बच्चा यहाँ पे आके पढ़े। तो ऐसे में स्कूल अलग अलग तरकीबें कर रहे हैं कि वो हर एक अमेनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो है कि भाई 12वीं तक आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको बोर्ड का वो डिग्री मिलेगा। तो इसलिए बच्चा स्कूल जा रहा है, पर हाँ फीस भी बढ़ती जा रही है, कॉलेजेस की भी फीस बढ़ रही है। थोड़ा इसमें पेरेंट्स का भी माइंडसेट होता होगा कि उन्हें भी लगता होगा कि स्कूल ऑनलाइन तुम इतना नहीं पढ़ाओगे, स्कूल बहुत ज़रूरी है भेजना, तो उनका ही माइंडसेट होता होगा कि वो पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना क्योंकि मुश्किल है। पेरेंट्स तो भेजते हैं अपने स्कूल में बच्चे को, पर जो बच्चा है वो आज के दिन स्पेशली वो 8, 9, 10th क्लास में जब आता है तो वो ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ना शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये चीज़ तो यार फ्री में ही बहुत अच्छी मिल रखी है। बट भाई अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे आपके पास भी 40,000 बच्चे हैं, आपने नहीं सोचा कि यार कभी स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, मेरी अपनी बिजनेस कुछ गोल है? कभी उस सेंस में उस तरफ गए हो, कभी सोचा? मेरे को यूनिवर्सिटी वगैरह इस हिसाब से नहीं, मेरा ये ज़रूर है कि मेरे को कल को जब हम डाउन द लाइन जा रहे हों तो जैसे अभी हम सेमिनार में इंटरेक्ट कर पाते हैं उसी प्रकार से कुछ बच्चों को मैं
फेस टू फेस एक जगह पे आके हम अच्छे से कर पाएँ। जैसे इनको मैं लाइफ स्कूल्स बोलता हूँ कि जहाँ पे जो आप करते हो, जो मैं करता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको साइंस पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये बताया जाएगा कि यार हमने अपने जीवन में क्या करा, हम अपने टाइम में क्या क्या सीखे, आप कैसे अपने आप को इंटरनेट के ऊपर लेके आ सकते हो, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ कर सकते हो, मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, जो भी है, बोलना कैसे सीख सकते हो, खुद को एक्सप्रेस Personality कैसे कर सकते हो। development। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरा है कि हाँ हम डाउन द लाइन आगे कुछ करें, और वो भी एक बहाना होगा कि बस बच्चों के साथ हम और इंटरेक्ट कर पाएँ। अभी जो सेमिनार में कर रहे हैं वो फिर एक जगह बन जाएगी जहाँ पे लोग आके कर पाएँ। कोई शॉर्ट टर्म गोल्स है जो आप चाहते हो बच्चे जाने 1-2 साल हाँ, या कुछ छूट गया हो, आप बोलना चाहते हो कुछ? अपनी कक्षा पे क्या आने वाला है? और भाई ये गाना भी कब रिलीज़ करोगे ये बता दो। आई एम श्योर ये सब लोग जानना चाहेंगे। हमने कुछ बना रखे हैं गाने, वो इनफैक्ट ये भी बहुत पहले से हमने बना रखा था, तो ये डाउन द लाइन आने वाले हैं। और 2023 में होपफुली हम बच्चों के लिए और बहुत सारी प्यारी चीज़ें लेकर आ रहे होंगे। कोशिश ये होगी कि सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, सिर्फ ऐप पे नहीं, वेबसाइट पे नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट कोर्सेज नहीं, हम बहुत सारी और चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आ पाएँ, और मैं और बहुत सारे सेमिनार्स इन सब के साथ कर पाऊँ। बस यही है। और 25 भी हो जाएंगे, सिर्फ 26 में आ जाएंगे। सही है भाई। चलो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को तो मोटिवेशन मिली होगी। और अगर आप ये देख रहे हो और आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके दोस्तों को भी ज़रूर सुनना चाहिए तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुद्दा यही है कि यार अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट, अच्छी बातें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अमन भाई के सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। अमन भाई के कितने चैनल्स हैं? 7 7 चैनल्स है भाई। 7 चैनल्स हैं। साथ ही है ना, 8-9 तो नहीं। मतलब अमन भाई की ना जो कंटेंट है वो बहुत ही जनरली बहुत यूजफुल, पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पढ़ा भी रहे, फ्री में पढ़ा भी रहे, नॉलेज रहे आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखो, थैंक यू मेरे को मिलाने के लिए, और बहुत मज़ा आया मेरे को। पता नहीं चला इतनी जल्दी 1 घंटा निकला, और आई होप कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। अरे बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। बोरिंग बातें मैं यहाँ कर रहा था। पर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप हमेशा अपने ऊपर एक पॉजिटिव फेथ रखना, ठीक है। नेगेटिव तो बहुत मिलेगा आपको सोसाइटी में सुनने के लिए, पर अपने आप का एक सेल्फ बिलीफ पॉजिटिव रखना, और कोशिश करो जो आप पिछले महीने थे उससे बेहतर क्या मैं हो पाया। खुद से बातचीत करना ज़्यादा स्टार्ट करो, खुद की आपकी लाइफ में क्या आप चाहते हो, कहाँ तक पहुँच गए हैं, किस दिशा में जाना है, बस यही मैटर करता है। पेरेंट्स का अच्छा रिस्पेक्ट करो। मुझे लगता है कि उनमें, उनकी ब्लेसिंग्स में एक इनविजिबल पावर होती है, वही आपकी बैकबोन बनेंगे आने वाले समय में। डेफिनेटली। तो बस इसी के साथ बाय बाय। थैंक यू।